वेलकम बैक नाज़रीन। सुकून रमज़ान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जिस तरह गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, हमें स्टूडियोज़ में मुख्तलिफ शख्सियात ज्वाइन करती हैं और उनसे हम उनके इफ्तार और रोज़ों के हवाले से बात करते हैं। साथ ही जिस शोबे से उनका ताल्लुक होता है उस हवाले से भी गुफ्तगू जारी रहती है। हमें करंटली ज्वाइन कर चुकी हैं सैयदा तहसीन आबदी साहिबा, तर्जुमान है सिंध हुकूमत से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। सही, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन साथ ही उकाड़ा का पहले एक पैकेज ले लेते हैं। और इफ्तार दस्तरखान के हवाले से हमारे नुमाइंदे आमिर तालिब ने पैकेज तैयार किया है। उसके बाद तहसीन साहिबा से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा कि उनके रोज़े किस तरह गुजर रहे हैं, सिंध हुकूमत में क्या मसरूफियात हैं इस वक्त। जी गुज़िश्ता सालों की तरह इस माह रमजान में भी अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए उकाड़ा के होनहार तालिबे इल्म नौजवानों का अनमोल और मुनफरिद अफ्तार दस्तरख्वां, जहां 400 अफराद बच्चे, बूढ़े और जवान अफ्तार के लवाजमात से मुस्तफीद होते हैं और इन नौजवानों को लाखों दुआएं देते हैं। हर साल की तरह इस साल भी उकाड़ा में अफ्तारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ साथ हम राशन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 100 से ज्यादा खानदानों तक राशन पहुंचा है अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करते हैं कि हम ये सिलसिला हर साल जारी रखेंगे। हर अफ्तारी पर मुनफरिद और नए लजीज मेन्यू के साथ मुस्लिम भाइयों के लिए अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। पिछले साल की तरह अफ्तारियों का इस्तेमाल किया गया है। हम सब दो स्टूडेंट्स ही हम सब दो मिलकर अफ्तारियों का इस्तेमाल करते हैं और आज भी 400 लोगों से ज्यादा लोगों का इनेकाद अफ्तारी का किया गया है। ये तालिबे इल्म अपनी मदद आपके तहत हर साल गरीब घरानों और मुतवस्सित तबके में बगैर तशहीर किए राशन भी पहुंचाते हैं। स्टूडेंट ने उकाड़ा में 400 से ज्यादा लोगों का इफ्तारी का इंतजाम किया गया है। कैमरामैन टीम के साथ आमिर तालिब, NTN न्यूज़ उकाड़ा। तो नाज़रीन, आपने पैकेज मुलाहिजा किया उकाड़ा से हमारे नुमाइंदे का, और उन्होंने बताया कि किस तरह उकाड़ा में इफ्तार के हवाले से तैयारियां की जाती हैं, दस्तरखान लगाए जाते हैं। जी बिल्कुल, सैयदा तहसीन आबदी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले तो एक बार फिर आपको खुशामदीद, और ये जानना चाहेंगे आजकल ज़ाहिर रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना किस तरह वक्त गुजर रहा है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े में ही गुजर रहा है टाइम, लेकिन जब ये जिम्मेदारी नहीं थी तो थोड़ा सा हम आराम भी कर लेते थे रोज़े में, थोड़ा सो भी ज़्यादा लेते थे। लेकिन अब अगर हम सैरी करके फजर पढ़ के सोते हैं तो उसके बाद फिर 9 बजे उठ के भागना होता है। कोई ना कोई मीटिंग्स होती हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, कोई इवेंट होता है, या फिर किसी फैमिली से मिलना होता है। कराची के हालात आपको पता है, रिसेंटली जिस तरह बहुत सारे हादसात हुए हैं, तो उसमें बहुत सारी जो है फैमिलीज़ जो हैं वो अफेक्टेड हुई थी। तो उन फैमिलीज़ से जाके मिलना, क्योंकि अब इन मसाइल में अगर आप अपने लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे तो मुझे लगता है कि बीइंग अ पॉलिटिशियन ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने लोगों के साथ खड़े हों, उनके दुख में, उनके सुख में। अगर एटलीस्ट अगर आप वैसे तुम करने की पोजीशन में, जैसे बात है गवर्नमेंट है, लेकिन अगर सपोज़ अगर फॉर द टाइम बीइंग कुछ नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट उनके साथ खड़े होकर उनसे हमदर्दी तो शो की जा सकती है। तो यही इसी तरह दिन गुजरता है कि बस इफ्तार से पहले, या कभी कभी तो ऊपर भी टाइम हो जाता है जब मैं घर पहुँचती हूँ। अच्छा, यानी रास्ते में इफ्तार होती है? रास्ते में होता है, एग्जैक्ट। अच्छा, इतने सारे मसाइल हैं और ज़ाहिर आपकी हुकूमत भी है, कराची में मेयर भी आप ही का है, तो किस तरह हल होंगे सारे मसाइल के? अब देखिए, इसकी डायनेमिक्स बड़ी डिफरेंट है। मुझे लग रहा है मैं टॉक शो में बात कर रही हूँ, तो फिर आप पूरा जवाब भी सुनेगा नहीं, आपको भी पता है कराची की डायनेमिक्स बड़ी डिफरेंट है। एंड इट्स बीन मोर देन 35 ईयर्स कि कौन सी जमात रूल करती रही है, किसके पास लोकल गवर्नमेंट रहा है, क्योंकि 3 टियर्स होती हैं किसी भी गवर्नमेंट को चलाने की। फर्स्ट इज़ द फेडरल, सेकंड इज़ द प्रोविजन एंड थर्ड इज़ द लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट हमारे पास फर्स्ट टाइम आया है। तो जहाँ आपने लोगों को 35 साल दिए हैं, हम वहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। अभी 2 साल में, 3 साल में आप हमें जज करने लगे, और यकीनन अगर आप थोड़ा सा 22 कैप उतार के निकलें शहर में तो आपको बेहतरी नज़र आएगी, आपको वो रौनकें बहाल होती नज़र आएंगी जो कराची में ख़त्म हो गई थी बिल्कुल। कि बाहर कोई सुबह निकलता था तो पता नहीं होता था वापस आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हालात नहीं है, बेहतरी है बहुत ज़्यादा। सिंध हुकूमत के जिस तरह आपने बताया कि बहुत काम करी है, लोगों के लिए बहुत काम करी है, करंटली किस प्रोजेक्ट को मेन प्रोजेक्ट करार दिया जा रहा है, किस पे सबसे ज़्यादा फोकस है इस वक्त सिंध में?
हाँ, देखिए हमारा अभी रिसेंट बिल्कुल जो परसों चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इनॉग्रेशन किया है वर्क फॉर सिंध ऐप का, कि उसमें कि उसमें जो है आपको जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो नौजवान हैं, कि हर साल जो है एक रिसर्च के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक कि 20 लाख यूथ जो है वो जॉब मार्केट में आता है, और लेकिन उसके पास उसकी सलाहियत के मुताबिक जो है वो जॉब्स नहीं होती। तो इस ऐप के थ्रू जो है आपको यूथ को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको अपने ही पास, आपके पास अगर मोबाइल है, लैपटॉप है, तो उसमें बैठे हुए आप अपने मुताबिक, अपनी काबिलियत के मुताबिक जो है वो जॉब सर्च कर सकते हैं। और ना सिर्फ गवर्नमेंट जॉब बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनकी भी कोलैबोरेशन है इसमें, कि आप उनसे भी डायरेक्टली रब्ते कर सकते हैं, उसमें अपना CV भी अपलोड कर सकते हैं आप, और उसमें सारे कनेक्शंस मौजूद हैं कि जो भी आपके रिक्वायरमेंट है। आई वर्क फॉर सिंध की बात कर रही हूँ, क्योंकि रिसेंट हमारा यही जो ऐप है इंट्रोड्यूस करवाई गई है कि नौजवान, क्योंकि आप देखिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता था जॉब्स के लिए कि जी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम जाएंगे, लेकिन उसमें आपके ही घर पे आपके हाथ में फ़ोन मौजूद है, स्मार्टफोन मौजूद है, तो आपके पास तमाम अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं कि जो जॉब भी आपको सूट करती है आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि आई वर्क फॉर सिंध का जो पोर्टल है जॉब का, उस पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें दोनों जॉब्स हैं। हमने जितनी प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं वो भी अपने जो भी उनकी हायरिंग होगी वो वहाँ पे अपलोड करेंगे अपनी चीज़ें। इसी तरह जो भी यूथ है, जो भी ग्रेजुएट करके आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट करके आ रहे हैं, तो उनकी कोई सी भी फील्ड है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग है, वो मीडिया है, वो कम्युनिकेशन है, वो मेडिकल है, वो तमाम चीज़ें वहाँ पर जो है बहुत बेहतर तरीके से वो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जॉब जो है वो उनको मिल सकती हैं, वहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे इस वक्त जो मसाइल हैं, अगर मैं आपसे पूछूं बतौर तर्जुमान सिंध हुकूमत के, कौन से वो मसाइल जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए? उमूमन लोग कहते हैं कि सेहत और तालीम पर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। देखिए सेहत पे, तालीम पे जितना सिंध में काम हो रहा है अली, इतना पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं हो रहा। अगर आप इसका, आपके पास भी ऑन रिकॉर्ड तमाम चीज़ें मौजूद हैं कि जिस तरह के हॉस्पिटल सिंध में बनाए गए हैं कि पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज कराने जो है वो सिंध की तरफ आ रहे हैं। नॉट ओनली सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली भी लोग, जो साइबर नाइफ की ट्रीटमेंट है कि वो बाहर जो है वो $1 मिलियन में वो ट्रीटमेंट हो रही है, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो तमाम चीज़ों में बड़ी बेहतरी आई है, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, मज़ीद प्रोजेक्ट्स हम करने जा रहे हैं। इसी तरह तालीम में अगर आप देखें कि जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रही हैं, कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, इंटीरियर सिंध में जो हैं, जो स्कूल में जैसे इनरोलमेंट कम थी तो वहाँ पे शिफ्ट्स बढ़ा दी गई हैं। हमारे जो मिनिस्टर हैं सरदार शाह साहब, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि वहाँ पे शिफ्ट्स बढ़ा दी गई हैं ताकि ज़्यादातर बच्चों को जो इनरोल किया जा सके, ज़्यादा बच्चे तालीम हासिल कर सकें। दैट्स रियली नाइस। अच्छा, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पे तो बात होती रहेगी और हमारे साथ तकरीबन स्टूडियोज़ में कोई ना कोई पॉलिटिकल शख्सियत भी मौजूद रहती है। आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे, रोज़े किस तरह गुजरे हैं आपकी? मसरूफियात का आपने बताया, बचपन में जब आप पहला रोज़ा रखा होगा वो आपको याद होगा, और तब के और अब की इफ्तारियों में, रोज़ों में क्या डिफरेंस है? अच्छा, मैंने बहुत छोटी एज से, लाइक आई वाज 7 years old, मैंने जब स्टार्ट किया था फास्टिंग करना, जो स्टार्ट किया था, तो वो बहुत छोटी एज थी। और फिर जब शौक़ भी बहुत ज़्यादा होता था, फिर जब हम कॉलेज में आए तो फिर रजब, शबान, रमज़ान तीनों महीने के रोज़े रखते थे। अच्छा, तो उस वक्त मुझे लगता है एनर्जी बहुत हाई थी। अब वो एनर्जी नहीं है, बिकॉज हम उस वक्त इतनी ज़्यादा, हालांकि पढ़ाई भी साथ कर रहे थे, लेकिन फिर भी अगेन शायद इस तरह का प्रेशर नहीं था जैसे पॉलिटिक्स में आपको डिफरेंट चीज़ें फेस करना पड़ती हैं, क्योंकि बस आपका कॉलेज था, यूनिवर्सिटी था, घर था। लेकिन अब ये है कि बस रमज़ान के रोज़े पूरे हो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि बाहर भी निकलना होता है और एक्टिविटीज़ भी करनी होती हैं। प्रेफर करती हूँ मैं कि आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा ना करूँ, लेकिन कभी करनी पड़ जाए मजबूरी में तो जाना पड़ता है। लेकिन आई प्रेफर कि मैं रमज़ान में आउटडोर एक्टिविटीज़ ना करूँ, मैं इंडोर एक्टिविटीज़ ही करूँ। और क्या फ़र्क नज़र आता है आपको पहले का रमज़ान और अब? इतना पहले का भी नहीं है, लेकिन मैं अगेन मैं अपने प्रोग्राम में ना ख़वातीन को नहीं, गर्ल्स को डिफेंड करती हूँ, और गर्ल्स आर ऑलवेज 16। एग्जैक्टली, ऐसे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। 10 साल पहले चले कर लें। हाँ, इतने ही है, आपका भी दोनों का ठीक। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ज़्यादा हो नहीं सकता। जी, चाहे रोज़ा भी रखा हो, लेकिन यही बात है, कैसी बात कर रहे हैं? रोज़े में भी यही बात होगी। हाँ, वो तो होनी चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड सेट है, बस उसको चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, वो यही रहेंगे, वो वही रहना चाहिए। मैं वही अगेन कहूँगी कि उस वक्त एनर्जी बहुत अलग होती थी, कोई जिम्मेदारियाँ नहीं थी। अब ज़ाहिर सी बात है, आप जैसे ग्रो करते हैं लाइफ में, आप बड़े होते हैं, आप मैच्योर होते हैं, आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, तो वो एनर्जी लेवल आपका शायद वो, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ों में एनर्जी जा रही होती है आपकी, तो वो एक चीज़ पे नहीं रहती। तो बस ये डिफरेंस लगता है, बाकी तो वही रौनक है कि जब इफ्तार का वक्त करीब आता है तो वो जो खुशी महसूस होती है, सारी चीज़ें वैसे ही हैं। हाँ, पहले ये कि पेरेंट्स साथ थे, पूरा एक भरा हुआ दस्तरखान होता था,
अब ऐसा नहीं है तो नहीं, मैंने इसलिए अपने- पूछा कि खास तौर पर कि अब चूंकि बचपन अब करीब ले आई हैं आप, तो इसलिए मैं बात नहीं कर रहा था वरना लोग वो नहीं कहते कराची में कि यार ये सड़कों पे जो अफ्तार है पहले शायद नहीं होता था। हाँ, ये चीज़ नहीं थी पहले। मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव कहूँगी साइन अब ये मतलब लोग आ रहे हैं सामने, अब वो चाहते हैं कि यार लोगों के जितने भी लोग हैं जो सफर में हैं, कोई बाहर बेचारा घर तक नहीं पहुंच पा रहा, तो उसको लोग इसको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। रियली डोंट नो कि इस चीज़ को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आप बैगर्स बढ़ा रहे हैं, क्यों बैगर्स बढ़ा रहे हैं भाई? अच्छा, ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ये है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि फॉर द टाइम बीइंग देखिए जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो अच्छा इफ्तार नहीं कर सकते हैं, अगर कुछ लोग हैं जो साहिब हैसियत हैं और वो चाहते हैं इस महीने में उनकी नेकी जो है वो 70 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए, जो कि होती है रमज़ान में, और अगर वो करना चाह रहे हैं लोगों के लिए तो व्हाई नॉट, इसमें क्या बुराई है? आप किसी लेकिन को जब पहले माजी में कुछ साल पहले तक की बात करें तो तब लोगों की ये कोशिश होती थी कि मसाजिद में खाने भेजें, जो घर पे आप इफ्तार में खा रहे हैं उसमें से कुछ चीज़ शेयर कर दें मसाजिद में, इससे नमाजियों की तादाद भी बढ़ती थी। लेकिन आजकल वही पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, आजकल रोड्स पे हमने देखा है कि इफ्तार करा रहे हैं। आप नहीं समझती कि ठीक है, मतलब मुखय्यर हजरात जो रोड्स पे करवा रहे हैं एक तरह से वो ठीक भी है उन लोगों के लिए जो सफ़र में मौजूद होते हैं या जो अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू को प्रमोट करने की बजाय हमें अगेन वो मसाजिद वाला कॉन्सेप्ट उसको अपनाना चाहिए। मुझे लगता है मसाजिद वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम भी देखते हैं हमारे घर से भी इफ्तारी जा रही होती है, हमारे नेबर्स में भी सबके घर से जा रही होती है, तो जो हमारा एक वो रूटीन चल रहा था पहले से, वो तमाम चीज़ें अभी तक हैं। लेकिन अब क्योंकि कराची आप देखिए पहले आबादी कितनी थी, कराची की 3.5 करोड़ से ऊपर की आबादी है। यहाँ पे यहाँ की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 80 लाख लोगों के लिए बनाया गया था, 3.5 करोड़ लोग आ गए, तो आप किस तरह आप उनको फैसिलिटेट नहीं कर सकते? पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं आपको हर जगह के मतलब उनके जो आबाई गांव शहर है उससे ज़्यादा लोग आपको कराची में वहाँ के मिलेंगे, चाहे गिलगित बिल्तिस्तान हो, हज़ारवाल हो, डिफरेंट एरियाज से हैं, बलोच हो, आपको सब कराची में मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट तमाम स्टेट की जिम्मेदारी यकीनन होती है, लेकिन आप तमाम लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सकते। तो अगर इस तरह की NGOs हैं, फलाही इदारे हैं, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक, एक पैकेज यहाँ पे शामिल कर लेते हैं जाए नमाज और टोपी के हवाले से कि किस तरह रमज़ान मुबारक में इन चीज़ों की जो है ख़रीदो फ़रोख्त बढ़ जाती है। लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि एक के तौर पे अपने करीबी लोगों को इन चीज़ों से नवाजें, और साथ ही जिन लोगों के घरों में ये चीज़ नहीं होती, जिन लोगों ने लेनी होती है, उनके लिए जब प्राइसेस बढ़ी हुई नज़र आती हैं उनको, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। असद हयात ने ये पैकेज तैयार किया है, इनका पैकेज देख लेते हैं। रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों वाला महीना, इस माह मुक़द्दस में टोपियाँ, तस्बीहां, इतर और जाए नमाज खरीदने के लिए दुकानों पर रश रहता है। कोई क्रिस्टल की, कोई नयाब पत्थरों वाली और कोई प्लास्टिक से तैयार करदा दीदा ज़ेब तस्बीह का ख़रीदार है, तो कोई डिजिटल तस्बीह पसंद करता है। लोग दोस्त अहबाब को सवाब की नीयत से ये अशिया तकसीम करते हैं। कि पाकिस्तान भर के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर माह रमज़ान जो है वो बड़े बाबरकत महीने के तौर पर मनाया जाता है और ये मुसलमानों के लिए एक बड़ा मुक़द्दस महीना है। लेकिन अगर देखें तो इस माशरे के अंदर जिस तरीके से रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके अंदर एक गरीब आदमी का जीना बड़ा मुश्किल है। जैसे हम बाज़ारों में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, अपने अजीज़ व अकारिब के लिए खजूरें, टोपियाँ, इस तरह के तोहफ़े तोहफ़ देते हैं इस मुक़द्दस महीने में, जो कि सुन्नत नबी भी है। इस बार देखा जाए तो गुज़श्ता साल की निस्बत बहुत महंगाई है और इसकी निस्बत एक गरीब आदमी जो है वो एक दूसरे को तोहफ़े देने से भी चला गया। आप किसी को एक तस्बीह और टोपी भी देते हैं तो आपको अपना जेब देखनी पड़ती है और ये सोचना पड़ता है कि मैं ये तोहफ़ा दूँ या ना दूँ और कैसे करूँ। तो इस तमाम सूरत हाल में अकाम बाला से ये गुजारिश है कि वो कम से कम महंगाई के इस मुक़द्दस महीने के अंदर महंगाई को जो है उसके ऊपर तवज्जो दे। ख़ुसूसी तौर पर जो अशिया खुर्दनोश हैं, जो ज़ीनत हैं अपना रमज़ान की, उनके ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए और इसके रेट्स को कंट्रोल किया जाए। रहमतों वाला महीना में टोपियाँ, तस्बीहात, मिसवाक और जाए नमाज खरीदने के अलावा कुरान हकीम के नुस्खे, मसनून दुआओं के मजमूए सवाब की नीयत से तकसीम करने के लिए हदिया अदा करके ले जाते हैं। जैसे ही माह सयाम का चांद नज़र आता है तो हमारी दुकानों पे लोगों का तस्बीह, कैप और खुशबूयात, इत्रियात की डिमांड में इजाफ़ा हो जाता है और कस्टमर बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे पास आते हैं। और रमज़ान शरीफ जो है हमारे सीज़न के दिन हैं। रहमतों और बरकतों वाला महीना में हर मुसलमान इखलास नीयत के साथ नेकियां समेटने के लिए
ज़ौक़ व शौक़ से इबादत करने में मसरूफ़ नज़र आता है। सैयद सदियात, NTN न्यूज़, जंग। तो नाज़रीन, आपने जंग से पैकेज देखा, किस तरह लोग इबादत का एहतमाम करते हैं। तहसीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे दोबारा बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक में डाइट क्या रहती है आपकी, क्योंकि माशाल्लाह बड़ी फिट नज़र आ रही है हमें, तो वेट भी यकीनन बढ़ता होगा। जी हमेशा माशाल्लाह। तो क्या डाइट रहती है, किस चीज़ को फॉलो करती है, कोई स्पेसिफिक चीज़ जो आप शेयर करना चाहें? अच्छा, नॉर्मली रमज़ान के अलावा तो मैं, अली को पता है, मैं इनके शो से बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, मैं जिम भी करती रही हूँ, मैं रनिंग भी करती थी, मैं वॉक भी करती थी, लेकिन रमज़ान में सब कुछ छोड़ा हुआ है मैंने। रमज़ान में बस ये है कि फ़्राइड चीज़ें अवॉइड करती हूँ, कि फ़्राइड चीज़ें ना खाऊँ, प्रोसेस फूड ना खाएँ, बिल्कुल जो घर का प्रॉपर खाना बना होता है, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल ना पिएँ, कोई शरबत मैं नहीं पीती, सब पिए शरबत, मैं नहीं पीती। ठीक है। तो बस इस तरह की है कि अच्छी हेल्दी चीज़ें, अपनी ड्राई फ्रूट्स अपनी डाइट में ऐड करें, आप ऑर्गेनिक जैसे घी ऐड करें, इस तरह की जो आपकी प्रोडक्ट है, मिल्क ज़रूर ऐड करें कि आपको वीकनेस भी ना हो। लेकिन कोशिश, आई प्रेफर कि मैं कोई भी प्रोसेस फूड ना खाऊं, बाज़ार की चीज़ ऐसा ना खाऊं, जो भी घर में खाना बन रहा है बस वही खाऊं, तो बड़ा मेंटेन रहता है। इन सैर रफ्तार दोनों मेरी रूटीन है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी कि बाहर की चीज़ें शहर में सिर्फ एग लेती हूँ अच्छा बस, और चाय का। तो उससे नहीं, उससे वो प्रोटीन, वो एनर्जी पूरी तो नहीं होती होगी? एग से हो जाती है ना मेरी, एग से मैं वो कर लेती हूँ पूरा, अच्छा, क्योंकि उससे पहले ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं। हाँ, प्रोटीन तो है ही है। हाँ, प्रोटीन तो मैं दे रही हूँ, एग्स 2 एग्स अगर ले लूँ प्रॉपर तो वो हो जाता है। फिर फ्रूट्स ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, योगर्ट ले लेती हूँ बीच में, अगर वो हुआ तो वो हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है, नहीं वीकनेस नहीं हो रही, वीकनेस नहीं हो रही। दैट्स रियली नाइस। यही रूटीन आपकी भी है? नहीं, मेरी तो इस हवाले से भी नहीं, पराठे शराठे होते हैं, ऐसा नहीं है। पराठे शराठे होते हैं सहरी में। तो कितने अर्सों के पराठे छोड़े हुए आपने? मुझे याद नहीं, रमज़ान से पहले मैंने हलवा पूरी तो खाई थी संडे को या सैटरडे को, रमज़ान से पहले। रमज़ान में पराठा टच भी नहीं किया। नहीं, हमारे तो कंट्रोल डाइट की हुई है ताकि वेट जाए। हाँ, इसलिए कि मेरा प्लान था कि 7-8 kg मैं रिड्यूस करूँ इस रमज़ान में। नहीं, आप माशाल्लाह ऑलरेडी बहुत फिट लग रही हैं। थैंक यू। और इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी है, और इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी, और अब ज़ाहिर पहले भी थी आपकी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई, तर्जमान भी है, तो हम तो समझ रहे थे कि शायद कोई शादी वगैरह कोई बात होगी आपकी। जब होगी तो बता देंगे आपको, ये बुलाना थोड़ी भूलेंगे। सियासत किसी सियासतदान से, ब्यूरोक्रेट से? सियासतदान से नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो तय हो गया सियासतदान तो। और इसका क्या रीज़न है इसका? बस एक घर में एक पॉलिटिशियन होना चाहिए, ये भी ठीक है, एक होना चाहिए, ताकि कोई मेरी बात सुने, वो अपनी सुनाता रहे। फिर तो कि वो भी दरवाजे सियासत कर रहे होंगे, तो किसी और फील्ड से होना चाहिए, ताकि फिर मैं किसी और फील्ड की बातें अपने तजुर्बात शेयर कर सकें। एग्जैक्टली, मैं फिर वो बोरिंग लगेगा कि मेरी भी वही एक्सपीरियंस है, दूसरे के भी वही एक्सपीरियंसेस है, तो डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट होना चाहिए ही ओपिनियन है सैयदा तहसीन आबिदी साहिबा का। और जाहिर फिर उसके बाद बहुत सारी फील्डें पूछ सकते हैं हम, लेकिन क्योंकि रमज़ान का महीना ज़्यादा बात हम कर नहीं रहे कि भाई ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है, कोई गरीब मीडिया वाला ज़ाहिर नहीं हो सकता है, तनख्वाहें कम होती हैं बहुत ज़्यादा, तो कोई इदारे का भी आदमी हो सकता है। यार आप तो फौरन मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। अच्छा, एक और पैकेज, लास्ट पैकेज है हमारे पास, वो ले लेते हैं। 12 कहू से हमारे नुमाइंदे उसामा कज़ाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि 12 कहू में इफ्तार के हवाले से किस तरह एहतमाम किया जाता है। जी, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के नवाही इलाके 12 कहू में मौजूद हूँ, और 12 कहू एक ऐसा इलाका है जहाँ पर स्टूडेंट्स की, मजदूरों की, दिहाड़ीदार तबके की, मिडिल क्लास तबके की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर रहती है, जो कि बहुत सी रिलीफ एक्टिविटीज़ डिज़र्व करती है। खिदमत कमेटी यहाँ के मकामी ताजरों के साथ मिलकर यहाँ पर न सिर्फ रोज़ाना सैकड़ों बल्कि हज़ारों अफराद के लिए सैर व इफ्तार का अहतमाम कर रही है, बल्कि इसके अलावा दीगर रिलीफ एक्टिविटीज़ में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। कमेटी 12 कहू जोन की सतह पर काम कर रही है। हमारे जो अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें सैर व इफ्तार का प्रोग्राम है। हम हर रोज़ यहाँ पर बाकायदा दस्तरखान लगाते हैं, जिसमें जो मुस्तहिक लोग हैं उनको इफ्तारी का पूरा अहतमाम किया जाता है। इसके साथ साथ 1000 अफराद के लिए हर रोज़ सहरी का अहतमाम करके उनके घरों तक ये सहरी पहुँचाई जाती है। और खिदमत कमेटी 12 कहू में मेडिकल के ऊपर ख़ास तौर पर काम कर रही है, जिसमें मेडिकल कैंपिंग है, मुख्तलिफ़ इलाके के अंदर डिस्पेंसरीज कायम की गई हैं, और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स के साथ रब्ता करके मरीज़ों की जो ट्रीटमेंट है उस हवाले से रहनुमाई फराहम की जाती है। इसके अलावा हम ब्लड डोनर सोसाइटी के ऊपर काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारा एक प्रोग्राम जो है वो राशन प्रोग्राम और सब्ज़ी प्रोग्राम है। हम वीकली बेस पे जो है वो एक पैक बना के मुख्तलिफ जो डिज़र्विंग फैमिलीज़ हैं उनमें वो सब्ज़ी पहुँचाते हैं, जो उनके एक हफ़्ते के लिए काफ़ी होती है। और इसके अलावा जो है जो मुस्तहिक ख़ानदान है उनके लिए राशन का भी अहतमाम किया जाता है। तो इस तरह ये खिदमत कमेटी 12 कहू की सतह पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स कर रही है।
और इन खैर के कामों के अंदर अभी जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है ये सहरी और अफ्तारी के हवाले से है, और जिसमें हमारे साथ मोहतरम मलक मुर्तज़ा साहब जो यहाँ अंजुमन ताजरान के बानी हैं, सदर हैं, और जनाब राजा वहीद साहब हैं, माशाल्लाह ये यहाँ के हमारे ताजरान के करता धरता हैं माशाल्लाह। इस नेक काम के अंदर इनके साथ भी पूरी एक टीम है, इनका एक बहुत बड़ा किरदार है, और इंशाल्लाह हम मिलकर इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाने का आज़म रखते हैं। जी नाज़रीन, ये है खिदमत कमेटी भाराकऊ जो कि मकामी ताजरों के ताउन के साथ यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर सहरी, अफ्तारी और रिलीफ के दीगर प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले रही है। तो नाज़रीन, आप लोगों ने पैकेज मुलाहिज़ा किया। अब हमारे साथ सैयदा तहसीन आबदी मौजूद हैं। जी, और ब्रेक में हम बात कर रहे थे कैनाल्स के हवाले से। सिंध का ज़ाहिर पाकिस्तान पार्टी का मौक़िफ़ भी बड़ा वाज़ेह है, यहाँ की कॉम्प्रेस भी इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इस पर बात ये भी हो रही है तहसीन आबदी साहिबा कि चूँकि 6 कैनाल वो सतलज से बनेंगे तो सिंध का तो पानी है ही नहीं, तो इस पर क्यों एतराज़ किया जा रहा है, और पहले क्यों कह दिया गया था कि जी होना चाहिए, और वहाँ अगर वही पाकिस्तान का हिस्सा है ज़ाहिर है पंजाब भी, अगर वहाँ ग्रीनरी आ जाएगी, सरसब्ज़ हो जाएगा, तो क्या नुकसान है इसका? देखिए, हमने कभी भी नहीं कहा कि जो है वो इस तरह की कैनाल्स बननी चाहिए किसी का राइट जो है वो ख़त्म करके। अगर आप एकॉर्ड्स देखें 1991 के एकॉर्ड के मुताबिक तमाम प्रोविंस को एक प्रपोजन के तहत जो है वहाँ की आबादी के लिहाज से, वहाँ की ज़मीन के लिहाज से, वहाँ की ज़रूरियत के लिहाज से पानी मिलना था। सिंध को ऑलरेडी वो पानी कम मिल रहा है, 46.57 ml मिलना था, MF मिलना था, लेकिन वो पानी बहुत कम होता चला गया। अच्छा ठीक है, अगर पीछे से कम आ रहा है तो वो प्रपोजन भी उसी अकॉर्डिंगली होना था कि अगर पीछे से कम आ रहा है तो सब जगह अगर 10-10 कम कर रहे हैं इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन सिंध के साथ अगेन वही हुआ कि आप जो अकॉर्ड है आप उस पर अमल कर ही नहीं रहे। अच्छा, अगर आप उससे भी पीछे चले जाएँ, जो सिंध ताश मुआहिदा है 1960 का, कि जिस वक्त जो है वो जो दरिया हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे कि बयास, सतलज जो है, और एक और दरिया है कि वो वहाँ पे इंडिया के पास होंगे, और जो है जेहलुम, चनाब और सिंध हमारे पास होंगे। अब उसमें अगर दरिया सिंध का आप देखें कि हमें टेल पर पानी जब ऊपर से आ रहा है तो बीच में अब अगर आप कैनाल्स, पहले भी डैम्स बनाए जा चुके हैं, कैनाल्स बनाए जा चुके हैं, आप कहते हैं कि जी जो बंजर ज़मीन है उनको आबाद करना है, तो जो फर्टाइल ज़मीन है उनके पास ऑलरेडी उनकी ज़रूरत से कम है पानी, तो अगर आप उनको बंजर कर देंगे तो इससे किसका फ़ायदा होगा, आप बताइए। ये बड़ी अहम बात है। सिंध की हम बात करते हैं, ज़ाहिर कराची भी हिस्सा है सिंध का, और हम तो ज़ाहिर सिर्फ अगर कराची की बात भी कर लें तो ज़ाहिर पूरे सिंध से होते हुए आखिर में कराची तक तो पानी आते आते बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली। मैं आपसे यही बता रही हूँ, 3.5 करोड़ मैं यही बता रही हूँ, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर 80 लाख का था, 3.5 करोड़ पे आप जा चुके हैं। आपने तो हमने K4 का जो मंसूबा शुरू किया था वो भी फेडरल की वजह से रुका हुआ है, जितना सिंध का बजट ही नहीं दे रहे, क्योंकि अब देखें ना वो बजट जो 10 साल 15 साल पहले था, इतना ज़्यादा महंगाई हुई, एग्जैक्टली वो 150 अरब पे पहुंच चुका है, तो फिर भी हमें नहीं मिल रहे हैं, NFC अवार्ड्स पे पैसे हमें पूरे नहीं मिल रहे हैं, तो किस तरह करेंगे? आपके अगर कराची पूरा सिंध जो जनरेट करके देता है रेवेन्यू, उसका 5% भी पे बैक नहीं है। अगर एटलीस्ट आप हमारे टैक्स हमें ही यूटिलाइज करने देना तो फिर भी मसाइल हम हल कर सकते हैं, लेकिन अगेन जी जाते जाते आखिरी सवाल आपसे, 4 अप्रैल को ज़ाहिर भुट्टो साहब की बरसी के हवाले से बड़ा प्रोग्राम भी है, तो उसमें मेरा ख्याल मेन एजेंडा फिर आपका यही होगा, 6 कैनाल जो निकल रही हैं सिंध के लोगों को बड़ी तशवीश है इस पर। देखिए, हम बीइंग सिंध के रेजिडेंट, हमारी ये जिम्मेदारी, हम गवर्नमेंट है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों के साथ ज़्यादती ना होने दें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बुहरान हो जाएगा, अल्लाह न करे। ये एक लगता है जैसे एक वॉर होने जा रही है इस तरह की, क्योंकि आप अगर पूरे सूबे को नज़रअंदाज कर देंगे कि जी आप एक ग्रीन जो है वो सिटी बनाने जा रहे हैं, आप एक बंजर ज़मीन को आबाद करने जा रहे हैं, तो जो फर्टाइल हैं, जो यहाँ पे मवेशी हैं, जो इंसान हैं, जो खेत हैं, ज़रात पे मुश्तमिल है हमारे मुल्क की सारी इकॉनमी, आपको 70% ज़रात जो है वो सिंध से ही आप जो है प्रोड्यूस होती है। कहाँ जाएंगी चीज़ें, किस तरह आप अपनी इकॉनमी को स्टेबल कर पाएंगे? तो मुझे लगता है कि फेडरल को सोचना चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाना चाहिए, और जो भी पॉसिबल जो वे आउट निकले फिर उस पर जाना चाहिए, लेकिन इम्पॉसिबल वे आउट पे जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सैयदा तहसीन आबदी साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आप बहुत प्यारी लिख रही हैं, आप बहुत प्यारी हैं, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हेडलाइंस का वक्त हुआ है। ब्रेक से पहले मैं चाहूँगी आप कोई कलाम पेश कर दें। हर वक्त तस्वीर में मदीने की गली हो, हर वक्त तस्वीर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो।
बाको बारात चली हो।